This is very unfair. My Lord the Chief Justice is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। आप अपने सलूक को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। देख लेते हैं, आपका अपना सलूक ठीक नहीं है। Mr. Imtiaz Rashid Siddiqui, representing the petitioner in Constitution Petition number 6 of 2023, who was partly heard on the last date of hearing, states that he does not want to add anything further and that his written submissions may be read. कौन सा ऑर्डर है? Thank you very much. Now please take your seat. Mr. Zahid Ibrahim, I must lodge my protest. Please take your seat before I issue something. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की इंतहाई अहम समाअत हुई है। वैसे तो इस केस के कई अहम पहलू हैं, लेकिन ये केस एक तरह से ये भी फैसला करेगा कि पार्लिमानी कानून साजी सुप्रीम है या अदालती इख्तियारात, और यही वजह है कि तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हैं। आज की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने यह दलाइल दिए कि इस मामले पर अलग कानून साजी इख्तियारात से तजावुज़ होगा। आइन पार्लियामेंट को इस मामले पर कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम यहाँ आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं, और अगर आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़े तौर पर लिख देते। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट में भी कानून और रूल्स बनाने के इख्तियारात पर फैसला दिया गया कि रूल्स बनाना हाई कोर्ट का इख्तियार है, तो पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट खिलाफ आइन कोई रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन की हदूद में रहे। इस पर वकील आबिद जुबैरी ने यह दलाइल दिए और कहा कि आइन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने कवानीन खुद बनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इससे पहले दुनिया हम पर उंगली उठाए, हम 184(3) जो है उसका जो हज़ारों मुकदमात में इस्तेमाल किया गया उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट और अदालत की अपनी अपनी अहमियत और इख्तियारात हैं, और इस सारी समाअत का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो अदालती इख्तियारात के हवाले से कानून साजी करे या नहीं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा बड़ा सवाल होगा। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, ताहिर मलिक साहब, फैसल हुसैन साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, और हमें खुसूसी तौर पर आज ज्वाइन किया है ताकि हम उनसे कानूनी और आइनी तौर पर उनकी राय जान सकें। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, और आपसे ही आगाज़ करूँगी क्योंकि जाहिर है अभी फैसला नहीं आया सामने, लेकिन जो रिमार्क्स हैं और आप एक माहिर कानूनदान हैं, तो जस्टिस साहब आप किस तरह से देख रहे हैं इन रिमार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए इस मुकदमात के क्या असरात होंगे, क्या अहम पहलू हैं जिन पर अब तक बात भी हुई है? देखिए, आज की जो हियरिंग थी उससे टीवी पे देख करके मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बेंच और बार दोनों कंफ्यूज थे। किसी को कोई ख़ास पता नहीं कि क्या कहना है क्या नहीं करना, और यही वजह है कि जो जिस किस्म की डिबेट चल रही थी उसका लेवल इतना ऊंचा नहीं था जितना कि होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। तो अब ये एक ऐसा इशू है जिसपे कि बहस करने के लिए बहुत ही आराम से बैठ करके 10-15 जो जजेस हैं वो उसको सोचें, डिस्कस करें, बजाय उसको पब्लिक डिस्प्ले बना दिया। आपने वो स्क्रीनिंग कर दी, सारी दुनिया देख रही है कि वो आपस में जजेस क्या कह रहे हैं और एडवोकेट क्या कह रहे हैं, और आपस में झगड़ा भी हो रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल, मैं तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए, पब्लिक स्क्रीनिंग। बार सूरत ये हुई है, तो बात ये है कि कंफ्यूज हैं, जजेस को भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा, और जो भी डिसीजन होगा मुझे तो लगता है कि वो बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन होगा, और हो सकता है कि ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन हो कि क्या पता बराबर एक तरफ 7 आदमी और दूसरा 7 हो। तो ये इससे कोई खास फायदा नहीं होगा जो कुछ आज डिबेट हुई। तो उस्मानी साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये केस ये तय करेगा कि जो अदालती इख्तियारात हैं अब उनको कहाँ आप क्रॉस कर सकते हैं, वो क्या सुप्रीम है, और जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं क्या वो उनकी बालादस्ती कायम होगी पार्लियामेंट की? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम है? क्या आपको लगता है कि इसमें ये तय हो पाएगा? जी नहीं, देखिए, ये काम तो कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी,
जो कि होना चाहिए था जब ये इंट्रोड्यूस किया गया। बिल इंट्रोड्यूस करने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई, और नहीं मेरे ख्याल में इस बात से नहीं की गई क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए नहीं थी। तो इस वजह से इन्होंने ये बिल पास किया और ये एक बैकडोर तरीका इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जो कि पॉइंट आउट भी किया गया, बेंच ने पॉइंट आउट भी किया। और मेरे ख्याल में अगर ऐसा हो जाए तो फिर काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं हमारे मुल्क में, और भी एक रास्ता खुल जाएगा। फिर पार्लियामेंट हर किस्म की बातें करेगी और उसको अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट जो है उसकी बजाय वो कानून बना करके चेंज करने की कोशिश करेगी। सही। तो उस्मान साहब, अब आपकी वैसे क्या राय है, अगर चीफ जस्टिस साहब पहले अज खुद नोटिस पर मतलब इंडिविजुअल फैसले करते थे, अगर अभी भी जाहिर है अब इस कानून के बाद अगर वो एक कमेटी जो 3 सीनियर जजेस साहिबान पर मुश्तमिल ये फैसला करेगी, तो आप किसको बेहतर वैसे समझते हैं? देखिए, ये चीज़ तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती थी अगर चीफ जस्टिस साहब चाहते तो अंडर आर्टिकल 191 के तहत वो एक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये डाल सकते थे कि आइंदा से जब ऐसा मौका आएगा तो जब बेंच बनेगी तो उसमें 3 जजेस की कमेटी होगी, वो करेगी। ये तो खुद भी कर सकते थे, तो बजाय इसकी कि हियरिंग करें, उनको चाहिए था इस तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो तरीका इस्तेमाल किया गया है हियरिंग का, इससे तो मेरे ख्याल में कोई नतीजा सामने नहीं आएगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगी। तो फिर इसको कैसे हल किया जाएगा उस्मानी साहब? आप खुद कह रहे हैं कंफ्यूजन बढ़ेगी, जाहिर है एक उनके पास इख्तियार था, जैसे आपने खुद ये राय दी, आप ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब खुद से कर सकते थे, लेकिन ये अब जिस तरह से अब ये समाअत और आज भी कहा गया कि फैसला कौन होगी, लेकिन जाहिर है कोई फैसला नहीं आ सका, तो कैसे फिर ये तय किया जाएगा कि, क्योंकि ये भी बात हो रही है ना कि बुनियादी हुकूक की भी बात हो रही है एक तरफ से, और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो अदालती इख्तियारात के हवाले से कानून साजी करे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, कानून साजी तो कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखा हो, कोई चीज लिखी हुई हो, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती जब तक कि वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो तौर तरीका इस्तेमाल न करे, 2/3 मेजॉरिटी का, वो नहीं कर सकता। अगर ऐसा होने लगे फिर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, और फिर पार्लियामेंट जब चाहे कोई भी कानून बना सकेगी। और पार्लियामेंट के जो तौर तरीके होते हैं वो तो आपको मालूम है, वो सियासी तौर तरीके होते हैं, और उसमें जो पार्टी पावर में होती है वो अपने मकसद के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो सियासी तौर पर भी आप जाहिर है इस पे कमेंट कर सकते हैं, इसके सियासी इम्पैक्ट क्या होंगे उस्मानी साहब? अब ये तो देखना है कि क्या फाइनल क्या फैसला होगा, जब फैसला होगा उसके बाद ही ये कहा जा सकता है। मैं तो सिर्फ ये जो मैंने सुना है उस पर ये कमेंट कर रहा हूँ कि इससे कंफ्यूजन बढ़ा है, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। सही है, आप समझते हैं कंफ्यूजन बढ़ा है, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड शाइक साहब हमारे साथ आप मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पैनल की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है या ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ इख्तियारात की जंग है, क्या पार्लियामेंट उस मामले में वो रूल्स की तरफ, तरमीम की तरफ बढ़ सकती है या नहीं। लेकिन जो अब हमारा पॉलिटिकली एक अपने एक्सपर्ट्स के लिए सवाल होगा वो ये होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो सकेगी या नहीं। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जब पहले भी इस पर समाअत हुई तो हमने इस पर बात की, मुख्तलिफ आरा थी, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, ज़ाहिर है वो खुद कह रहे हैं कि एक अगर इंसान गलत है तो फिर उसको कौन पकड़ सकता है। तो आप समझते हैं कि अब ज़ाहिर है हम इसके मुमकिनात पर ही बात कर सकते हैं। अयाज साहब, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होगी, क्या असरात सियासी तौर पर आप देख रहे हैं इसके? दुआ, यहाँ पार्लियामेंट की बालादस्ती का सवाल ही नहीं है मेरे नज़दीक। आपको याद होगा जस्टिस फायज ईसा जब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस नहीं थे तो उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि जी ये आप कौन होते हैं अकेले ये बेंच बनाने वाले, सीनियर जजेस को बनाने चाहिए। अब वो पार्लियामेंट जो आधी अधूरी थी, अब बेशक आप कहें जी कि ऑपोजिशन उसमें खुद नहीं बैठ रही थी, बैठ तो नहीं रही थी ना, मतलब एक चीज़ तो तयशुदा थी कि जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए तो आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, आप नहीं गए। अब बेशुमार सवालात उठ रहे हैं वो कानून साजी पे। एक तो जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने आपको बता दिया जो सबसे बड़ा मसला उसमें हुआ कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आप आइन तो तब्दील नहीं कर सकते। अब
ये बात बिल्कुल ठीक थी कि चीफ जस्टिस आए थे फाइज ईसा, आज खुद वो फैसला जो कि कर भी चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी वो कर चुके हैं जी। वो सीनियर 3 जजेस बैठ के वो बेंच बना रहे हैं। वो बहुत आसान तरीका हो जाता कि आप उसको कर लेते, इसको एक साइड पे छोड़ देते। आपने पूरी दुनिया को वो दिखाना भी शुरू कर दी। आप पहले दिन आप खत्म करना चाह रहे थे इस मामले को कि जी हम आज फैसला दे के उठेंगे, नहीं कर सके। फिर आपने नेक्स्ट हियरिंग पे आज भी यही कह रहे थे कि जिस जज ने जो लिखना है लिख दे, मतलब फैसला हम दे रहे हैं। अब फिर कल तक आपको मुलतवी करनी पड़ी। एक तो आप इसमें हमारे वकीलों की महारत देखें जी, कि वो जब लटकाना चाह रहे होते हैं किसी केस को तो क्या खूबसूरती से लटकाते हैं वो। चीफ जस्टिस साहब मतलब जुर्माने भी कर रहे हैं, ये कह भी चुके हैं कि जी तैयारी करके आया करें, नेक्स्ट वो डेट नहीं मिलेगी इसके बाद आपको। इसके बावजूद ये सबसे बड़ा केस हमारे सामने है। तो जब बात होती है कि जो उस पार्लियामेंट के जो अरकान है उनकी हमने नीयत देखनी है, तो नीयत तो मेरे नजदीक ठीक नहीं थी उनकी। उनको नजर आ रहा था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल शायद हमारे चीफ जस्टिस नहीं है, फाइज ईसा हमारे चीफ जस्टिस होंगे, इसलिए उनकी खुशनुदी के लिए ये सारा कुछ हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी असरात इसके कोई अच्छे मुझे नजर नहीं आ रहे, जो भी फैसला करेंगे चीफ जस्टिस साहब। और अगर शायद उस्मानी साहब की बात ठीक साबित हो गई कि शायद साथ साथ हो जाए तो और मसला हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसमें हाथ डाल के फाइज ईसा साहब ने अपने लिए मुश्किलात ज्यादा पैदा करनी है, क्योंकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अगर उसके हक में फैसला देते हैं और ये कह के देते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो मुझे इससे पार्लियामेंट सुप्रीम होती नजर नहीं आ रही। जी ताहिर मलिक साहब, आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, या जिस तरह से मामलात सामने आ रहे हैं ज्यादा मुश्किलात का शिकार होंगे चीफ जस्टिस साहब? बज़ाहिर देखा जाए तो उनके अपने इख्तियारात हैं जिन पर वो कह रहे हैं कि भाई मेरे इख्तियारात को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। देखिए, अगर आप किसी भी मसले का हल अगर आपने देखना हो तो आप फाउंडेशन से, बेसिस से शुरू करते हैं। हमने तो मतलब एक वो पंजाबी से कहते हैं कड़मास, हर चीज़ में हमने कन्फ्यूजन डाला हुआ है, मतलब हर चीज़ में मसला है। 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। डेमोक्रेसी जो है उसमें जो लॉ मेकिंग है वो कॉमन सेंस से बनती है। और मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी में बतौर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैंने आज तक जुल्फ़कार अली भुट्टो का एक लफ्ज़ नहीं मैं भूल सका, ताकत का सरचश्मा अवाम है। मुझे आप बताएं, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी की माँ आप जिसको बरतानिया बोलते हैं, वहाँ इसीलिए आइन लिखा ही नहीं गया कि पार्लियामान का मतलब है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन आए, पीपल रिप्रेजेंटेशन लॉ बनाए, अच्छा बनाए बुरा बनाए, उनको जो जूते पड़ेंगे उनका वोटर मारेगा। अगर आपने इस तरह का सिस्टम रखना है कि साथ जमहूरियत भी रखनी है, साथ पार्लियामान भी रखनी है, तो अगर आपके 13 जजेस सारे फैसले कर सकते हैं तो पार्लियामान बंद कर दे, आप इलेक्शन ही ना कराएं। ये तो इससे अच्छा फार्मूला कोई नहीं हो सकता कि भी इससे लॉ और कानून को जजेस से बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमारा सारा हर मसला फिक्री और दिमागी है, हमें खुद ही नहीं समझ आ रही। वो कह रहे थे ना, जजेस भी कंफ्यूज है और वकला भी कंफ्यूज है। मेरा ख्याल है हमारी रियासत भी कंफ्यूज है, हमारा मीडिया भी कंफ्यूज है, स्वाई अयाज खान और मुझे निकाल के सारी कंफ्यूज है। फैसल साहब, आप भी कंफ्यूज हैं? कोई तो फायदा है ना? मतलब बिल्कुल जी, आपने खुद को निकाला, लेकिन मैं चाह रही थी फैसल साहब भी अपना फैसला कर लें। फैसल साहब, आपको क्या लगता है सियासी कानूनी असरात क्या होंगे? जाहिर है मुमकिन फैसला है, हम उस तरह बात तो नहीं कर सकते जी। जो पाकिस्तानी शहरी कंफ्यूज ना हो ना, उसके बगैर उसकी शहरियत मुकम्मल ही नहीं होती। शहरियत से बेदखल भी लाजिम मलजूम है कि वो कंफ्यूज हो। ये पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी पे लाजिम है। हमारा निज़ाम ही ऐसा, जिस माहौल में हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं। अब बात यह है कि ये बहुत आइडियल लफ्ज़ है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। कौन सुप्रीम है ये सबको पता है, लेकिन अगर कभी इस मुल्क में पार्लियामान को सुप्रीम बनाने की भी किसी ने कोशिश की ना, तो उसको भी सबसे बड़ी जो मज़ाहमत मिली उस पार्लियामान के अंदर से ही मिली, या उस पार्लियामान से वाबस्ता अफराद से मिली, बिलवास्ता या बिला वास्ता। अगर आज भी ये कोशिश हो रही है कि अगर पार्लियामान को जो है ताकतवर बना, अदलिया की तरफ से हो रही है ना कोशिश, चाहे उसमें उनकी नीयत क्या हो, उसमें उनका मकसद क्या हो, उनके जहन के पीछे क्या चल रहा हो, लेकिन अगर ये इख्तियार पार्लियामान के से भी ले लिया जाए, ये अगर जज भी ये तय करने शुरू कर दें कि पार्लियामान ने कानून साजी कौन सी करनी है, तो आप फिर तो आप हर कानून पे एतराज़ कर सकते हैं, ये कानून तब्दील नहीं हो रहा, ये आइन में जो है तब्दीली की बात हो रही है। इस पर तो ये तो एक लफ्ज़ जुमला है ना, ये तो हर जगह जो है ये फिट हो जाएगा, किसी जगह भी इसको जो है आप फिट कर दें। जब हम ये कहते हैं कि पार्लियामान बड़ा है, उसका मातहत इदारा अपने बालादस्त इदारे के इख्तियारात का तयन कैसे कर सकता है?
बिल्कुल, ये तो एक ऐसी बात है कि एक बच्चा अपने अब्बा को बोले कि मैंने तुम्हें बताना है कि तुमने जिंदगी जो है वो कैसे गुजारनी है, तो आपके सुबह और शाम कैसे होने, ये प्रैक्टिकली जो है मुमकिन नहीं है। अगर कभी इस मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो हमें उसको जो है ओबलाइज कर देना चाहिए, हिमायत कर देनी चाहिए। हो सकता है कि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं या जो लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं उनके जहन में कुछ और चल रहा हो, उनके सियासी मफादात भी हो सकते हैं, उनके जाती मफादात भी हो सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिशरी बराल अगर पार्लियामान मजबूत होती है तो इसका बेनिफिशरी बराल जो है वो पार्लियामेंट को होना है। तो ये होने जजों की तारीख पड़ी है। एक जज तो वो है जो इस वक्त अदालत के उसमें बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर, एक जज जो है वो तारीख भी होती है। आज तारीख ने इन जजों के हवाले से फैसले दिए, आप उठाना शुरू कर दें। कोई एक जज भी इस मुल्क में ऐसा है जिसको तारीख ने जो है उसको या उसके फैसलों को जो है मुतबर जाना हो या बताया हो कि इसके फैसलों ने पाकिस्तान को जो है ये फायदा उठाया। हर जज की तारीख ये बताती है, ये अक्सरियती जजेस जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाया। आप शुरू हो जाए जहाँ से भी होना है। जी तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, तो आपको लगता है कि अब ये जज साहिबान तारीख रकम करेंगे? पार्लियामेंट की बालादस्ती आप देख रहे हैं इस फैसले के बाद? मुमकिना तौर पर हम बात करें जी, मुमकिना तौर पर उम्मीद की एक किरण है मेरे टाइम, और उम्मीद ये किरण है कि कलेक्टिव विजडम अगर पार्लियामेंट अपना इस्तेमाल करती है, इससे कता नजर के पार्लियामेंट मेंबरान जो है उनका तरीका कार क्या है, किस तरह इलेक्ट होते हैं। हमने इस पे बहुत दफा बहस की है कि किस तरह रेवड़ की तरह लोगों को हाँक के लेके आते हैं, किस तरह उनके शनाख्ती कार्ड दे दिए जाते हैं और किस तरह मौरूसी सियासत चल रही है। इन तमाम चीजों से कता नजर अगर इस वक्त आप थ्योरेटिकल हम बात करें अपने पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट हर लिहाज से मुकद्दम है और यही प्रीएम्बल में भी जिक्र है इसका। तो पार्लियामेंट एक कलेक्टिव विजडम का नाम है और कलेक्टिव विजडम के इसीलिए पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल द लॉज कहते हैं जी, क्योंकि पार्लियामेंट मदर ऑफ ऑल द एक्ट, ऑल द लॉज, ऑल द रूल्स हैं। उस लिहाज से पार्लियामेंट को बहरहाल प्राइमा फेसाई बादुल नजर में प्राइम मिनिस्टर को ही पार्लियामेंट को ही ये अख्तियार है और पार्लियामेंट ने अपने अख्तियार इस्तेमाल करते हुए, हम उसको रबड़ स्टैम्प कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त बात मेरिट की हो रही है। इसमें दूसरा इसका नुकता ये है कि हम दुनिया अक़वाम में एक कौम के तौर पर रह रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं। दुनिया की भी नजर होती है कि हमारा एक पार्लियामेंट है, हमारे सतून सारे रियासत के जो है कम से कम सामने बज़ाहिर काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त न होता तो हमारे पास और बहुत सारी अफरा तफरी हुई होती। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से एक्ट बनता है, एक्ट के लिहाज से रूल्स बनते हैं, रूल्स के लिहाज से रेगुलेशन बनते हैं और रेगुलेशंस के लिहाज से SOPs बनती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसकी कानूनी लिहाज से तो बता दिया कि कितनी कंफ्यूजन है, बाकी पैनलिस्ट ने बता दिया कि पूरी कौम कंफ्यूज है। लेकिन मैं समझता हूं कि कौम में बड़े बड़े टैलेंटेड लोग भी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट हमारी एक कलेक्टिव विजडम का नाम है, उन्होंने एक्ट किया। मुझे बताएं कि ये कहाँ का तरीका कार है कि एक आदमी बेंच बनाता रहे और चीफ जस्टिस, और वो बेंच अपने चॉइस का बनाता रहे, अपने चॉइस के जजेस रख के, अपने चॉइस के उसको, इसीलिए तो उंगलियां उठती हैं। अगर इसका एक जिस तरह सिस्टम बनाया गया है कमेटी के तहत, जजेस जो है वो स्व मोटो बनेंगे और जजेस का तरीका कार रख लिया, सीनियर जजेस किस तरह बनेंगे। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि एक लॉजिक है, एक फलसफा है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आप समझते हैं कि सारे जो केस है इसमें लॉजिक है, फलसफा है। अब देखना ये जाहिर इस पर मजीद तफसील से बात नहीं कर सकते। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने जो कानूनी और आईनी इसके पहलू हैं वो आपको बता दिए। एक्सपर्ट्स ने जाहिर हमने पॉलिटिकल एंगल से बात की कि पार्लियामेंट की बालादस्ती इस मुमकिना फैसले से कायम होगी या नहीं, वो भी आपने जाना। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हम ये रख रहे हैं, क्या इसराइल फ़लस्तीन जंग आलमी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकती है? राय लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल झड़पें अब मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर रही हैं। हमास के तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन में इसराइली हलाकतों की तादाद 700, जबकि फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद जो है वो 500 से तजावुज़ कर चुके हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक हमास के अचानक हमले के बाद इसराइली फ़ौज अब तक संभल नहीं पाई है। तो दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने बुज़दिलाना कार्रवाई में गज़ा के घरों पर रात भर बमबारी की। लिबनान के हिज़्बुल्लाह ने इसराइल में जो है वो हमले किए। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान किया, जबकि अमेरिकी अखबार से ये दावा भी हुआ है कि इसराइल पर हमले की तैयारी के लिए ईरान ने हमास की मदद की।
नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास हुआ जो बेनतीजा ख़त्म हो गया। ना उसमें बाज़ाब्ता करारदाद पेश हो सकी, ना ही मुश्तरका एलामिया या कोई बयान जारी हुआ। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीका की तरफ से रुकन ममालिक पर यह जोर दिया गया है कि वो इसराइल पर हमास के हमले की मजम्मत करें। ताहम अमरीकी और इसराइली मुतालबे और दबाव के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत नहीं की है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जंग वसी होती है तो इसके आलमी अमन पर क्या असरात होंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है, लेकिन हमें उसी तौर पर ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी शमशाद अहमद खान साहब। अब ये जिस तरह के मामलात आपके सामने हैं, आप समझते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन की जंग ये एक आलमी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकती है? अरे भाई, दुनिया की जो ताकतें जब एक जगह हो जाएं तो ये फ़लस्तीनी जो बेबस हैं और पिसे हुए लोग हैं जिनको मुसलसल कई दहाइयों से सप्रेशन और ऑक्यूपेशन के अंदर रखा हुआ है, किस तरह लड़ेंगे ये? कौन है इनकी मदद करने वाला, मुझे बताइए। तो आप लोग दरअसल पाकिस्तान में हम लोग जितनी बेरुखी और जितनी इग्नोरेंस हमें दुनिया के वाक़यात से है, हमें उससे भी ज़्यादा अपने वाक़यात के साथ भी उसी किस्म की बेरुखी है। हम अपने हालात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम फ़लस्तीनियों के हकूक़ की क्या बात करेंगे, मुझे बताइए। तो फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी के लिए हमेशा से लड़ रहे हैं, बाकायदा एक स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल कश्मीरियों की तरह। और कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला पैरेलल है कि दोनों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने रेजोल्यूशंस पास किए थे, 47, 49, 40, फिर उसके बाद 67 में फ़लस्तीन पर तो रेजोल्यूशंस कई हुए हैं। और वो बदकिस्मती ये है कि इसराइल की इतनी अपनी ताकत है, वो एक न्यूक्लियर ताकत है, और फिर उसके साथ अमेरिका है। तो वो जाहिर है कि फ़लस्तीनी तो अब तक कुछ भी नहीं कर सकते। ये हैरानगी की बात है, बल्कि मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला के रख दिया है कि देखें तुम लोगों ने हमारी मदद नहीं की है, और देखो हम खुद निहत्ते होकर भी हम आज इसराइल पर चढ़ाई कर सकते हैं, और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को। तो बात यह है कि ये फ़लस्तीनियों की कामयाबी या नाकामी का आज मसला नहीं है। आज सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि मुस्लिम दुनिया कहाँ है, जो कि दुनिया के 70% जो ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं उसकी मालिक है, जो कम से कम 60% दुनिया के रॉ मटेरियल्स हैं उनके मालिक हैं, और यानी इतना कुछ है दुनिया के दौलत का। लेकिन दुनिया की जो जीडीपी है उसका सिर्फ 5% है हमारा मुस्लिम दुनिया का। मुस्लिम दुनिया में 57 मुल्क हैं, और 57 मुल्कों में तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो गरीब मुमालिक हैं, अंडर डेवलप्ड है, और जिनके पास दौलत है वो मगरब के गुलाम हैं। वो मगरब जिसने फ़लस्तीनियों के हकूक सलब किए हुए हैं, वो मगरब जिसने इंडिया को शायद दी हुई है कि कश्मीरियों को आज़ादी मत दो। तो ये बिल्कुल आपने सही बात की कि मुस्लिम कहाँ हैं, और ये बड़ा अचानक हमला था। इसराइल न्यूक्लियर ताकत है, बिल्कुल ये शमशाद साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फ़लस्तीन डटे हैं। इसराइल कब तक के खिलाफ जो है वो कब तक रेजिस्ट कर सकेंगे शमशाद साहब? अरे भाई, ये आलमी तनाज़ा तो है। देखें, ये आप लोगों को समझना चाहिए कि जो तनाज़े अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंडे पर गुज़श्ता 75 साल से हैं, जब से अक़वाम मुत्तहिदा पैदा हुई है और जब से इसराइल बना है, जब से पाकिस्तान बना है, दो ही तो बड़े झगड़े हैं तनाज़े, आलमी तनाज़े। एक कश्मीर है और दूसरा फ़लस्तीन है। दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हैं, और रेजोल्यूशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की, और उन रेजोल्यूशंस पे अमल नहीं हो पा रहा। एक तरफ इसराइल डिटाई करता है अमेरिका की शय पर, और दूसरी तरफ अमेरिका की शय पर ही इंडिया डिटाई करता है। दोनों मुल्कों के बारे में, दोनों तनाज़ात के बारे में जो रेजोल्यूशंस हैं उन पर अमल नहीं हो पा रहा, ओनली बिकॉज
अमेरिका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आलमी तनाज़े की किस तरह से फिर ये शक्ल इख्तियार कर सकता है और अपने अपने मफादात भी हैं, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते शमशाद साहब। लेकिन सलामती कौंसिल इजलास में कई अरकान का हमास की मजम्मत करने से इनकार कितना बड़ा धचका है अमेरिका के लिए? अरे भाई, कई मालिक उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त था। जब यानी हम तो यूक्रेन पे डरते थे अमेरिका की पोजीशन के खिलाफ कुछ स्टैंड लेते हुए, तो यही तो बात है कि अमेरिका की धौंस जो है ना, हमने वो कबूल कर ली हुई है। हम अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं। और एक वक्त था 98 में, मैं क्रेडिट देता हूं उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को कि अमेरिका के शदीद दबाव के बावजूद उन्होंने वो फैसला किया था जो पाकिस्तान के मुफाद में था। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। हालांकि उस वक्त सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो थी वो सब ये कहते थे कि अमेरिका नाराज हो जाएगा अगर हमने टेस्ट किए, लेकिन ये था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने वो फैसला किया, जिसके बाद हमने अपनी आज़ादी पूरी दुनिया को दिखा दी थी कि अमेरिका की दबाव के बावजूद हमने फैसला वो किया था जो पाकिस्तान के मुफाद में था जी। और हमने जब टेस्ट कर लिए थे तो अमेरिका ने फिर प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नवाज शरीफ को अमेरिका इनवाइट किया था दिसंबर 98 में, और उसको कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। तो मकसद मेरा कहना का है कि जहां कहीं भी कतई नजर इसके कि अमेरिका क्या प्रेशर डालता है, अगर आप अपने मुफाद, मुल्की मुफाद के मुताबिक फैसले करेंगे तो अमेरिका भी आपकी इज्जत करेगा। क्या बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जाहिर है, लेकिन ये इसराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है और ये अचानक हमला। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपकी बात दुरुस्त है, जाहिर है तमाम मुल्क अपने अपने मफादात के लिए स्टैंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अयाज साहब, आपको क्या लगता है इसराइल फ़लस्तीन ये जंग क्या आलमी तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकता है? वो तो जाहिर है बात का इशू है दुआ कि तनाज़ा आलमी बनता है नहीं बनता। सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें कि इतनी बड़ी माइट को उन्होंने उड़ा के रख दिया एकदम, मतलब दुनिया की इतनी बड़ी एजेंसी जो और इतना अमेरिका से लिया हुआ वो डिफेंस सिस्टम, वो समझ ही नहीं आई उनको हुई क्या उनके साथ। एक वो जो 70s में 3 मुल्कों ने हमला किया था, मुझे लगता है उससे ज़्यादा डैमेज किया है हमास ने इसराइल को। और जो हम जैसे मुल्कों के साथ सबसे बड़ा उसको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब बातें हो रही थी कि अब सऊदी अरब रह गया चूँकि और अमरीकी इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल, तो अब शायद को सऊदी अरब भी तस्लीम करने की तरफ जा रहा है इसराइल को। और उस हवाले से ये बात भी हो रही थी कि पाकिस्तान पे भी दबाव बढ़ रहा है कि पाकिस्तान भी उस तरफ जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब अगर करेगा तो पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया और किसी बड़ी कुव्वत का उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि हमारे साथ आए, हमारी मदद करे। बिल्कुल इंडिजिनस उन्होंने किया और यकीनन ये मसला कश्मीर के लिए भी नई होप्स पैदा होंगी जो इस वक्त इसराइल के साथ हो रहा है। बाकी अल्लाह ताला उनको कामयाबी अदा करे। रेजिस्टेंस बड़ी मुश्किल होगी ज़ाहिर है इतनी बड़ी माइट के साथ, और अमेरिका भी इसमें कूद रहा है, लेकिन ये काम बहुत बड़ा उन्होंने किया है। मलिक साहब, काम बड़ा है, रेजिस्टेंस ज़ाहिर है मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आलमी हालात पर हम एक रोशनी डालें तो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इस जारी जंग के? जी ताहिर मलिक साहब। जी फैसल साहब यही सवाल आपसे। देखिए ये जो जंग शुरू हुई है ये हैरत का समंदर है, मतलब एक आम इंसानी जहन भी जो है उसकी समझ से भी जो बालातर है कि हुआ क्या, कि जो दुनिया का कहा जाता था कामयाब तरीन एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, दुनिया की ख़तरनाक तरीन जो है उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उसको ज़ीरो कर दिया। अच्छा, जो हमले का तरीक़ेकार इख्तियार किया वो जितना देसी तरीक़ेकार है, अगर हम अपनी हालिया तारीख में देखें कुछ 40, 50, 60, 70 साल हमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल एक अनोखा अपनी नौइयत का मुनफरिद तरीक़ेकार कि जो तफरी और सयाहत के लिए जो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं उस पे उसको उन्होंने जो है बतौर जहाज के तौर पे और उसको अपने लिए एक हथियार बना के जो उससे वो लोग कूद गए मोटरसाइकिलों के जरिए। मोटरसाइकिलों मतलब अभी हमें तो याद नहीं पड़ता कि पैराग्लाइडिंग से मोटरसाइकिल से दुश्मन के वो उसमें जो है वो दाखिल हो गया। और तीसरी जो एक अहम तरीन बात है कि इस वक्त इस सारे जितने हमने देखा है अब तक, पहली दफा इसराइल का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दुनिया पहली दफा जो है या मौजूदा दुनिया ने
ठीक है, बिल्कुल फैसल साहब। जी जी ठीक है फैसल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपका बहुत शुक्रिया फैसल साहब और ताहिर मलिक साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अयाज साहब आप हमारे साथ ही होंगे क्योंकि हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हम सवाल ये रखेंगे, नाकिस इंतजामात, ICC खामोश, भारत को कौन पूछेगा। इसके साथ ही हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस का सिलसिला जारी है और ऐसे वक्त में जब ये बात होनी चाहिए कि कौन सी टीम किस पर भारी है और कौन वर्ल्ड कप का फाते होगा, उल्टा ये बहस हो रही है क्या ये वर्ल्ड कप बखैर आफियत मुकम्मल भी हो जाएगा या नहीं, क्योंकि आए रोज़ कोई ना कोई एक नया तनाज़ा सामने आ जाता है। पहले सिक्योरिटी इशू सामने आए। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाक भारत मैच के लिए मुकामी सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बायस 9 मैचेस को रीशेड्यूल करना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीज़े इशू नहीं किए गए। फिर गंदे स्टेडियम्स और टीम्स के लिए सहूलियात के मसाइल भी सामने आए। फिर धर्मशाला ग्राउंड की ख़राब आउटफील्ड पर इंग्लिश कैप्टन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अब खबरें ये हैं कि भारत में शदीद दबाव के बायस पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास दौरा अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं और ये सारी बदइंतज़ामी के हवाले से प्रोग्राम के हम इस हिस्से में बात करें। ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अयाज खान साहब भी हमारे साथ हैं। मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, ये नाकिस इंतज़ामात आए रोज़ एक से एक इशू ख़त्म होता नहीं, दूसरा इशू पैदा हो जाता है। ये अब ICC तो खामोश है इस मामले में, वो तो लगता है कि भारत का दूसरा ऑफिस है, ये भारत को फिर कौन पूछेगा मिर्जा साहब? बहुत बहुत शुक्रिया दुआ और अयाज साहब को भी मेरा सलाम। लेकिन मसला ये है कि ICC को एक 34 साल नौजवान जय शाह चला रहा है। वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो चुकी है, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। और चूंकि सारे स्पॉन्सर्स भारत के हैं तो सरे तस्लीम खम किया हुआ है दीगर ममालिक ने। लेकिन आपकी बात सही है कि भारत में अब से कुछ अरसा कबल 2016 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले 2011 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ। कभी ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिली। मिसमैनेजमेंट है जिसमें बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। खासतौर पर आप देखें क्राउड नहीं आ रहा था, सिर्फ आए भारत के मैच के तमाम स्टेडियम आपको खाली नजर आए। तो जो टूर्नामेंट आगे की तरफ बढ़ेगा, कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। ज़ैनब अब्बास का आपने कहा, ICC ने फेस सेविंग के लिए ये कहा है कि ज़ैनब अब्बास पर्सनल रीजंस की वजह से गई हैं, लेकिन भारत के एक वकील ने जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि जिसमें 2014 में जो ज़ैनब अब्बास ने कोई ट्वीट किया था उसको बुनियाद बनाते हुए और ICC ने फॉर द सेफ साइड उनको कहा कि आप फौरन निकल जाएं वरना ये कहीं FIR कटवा कर गिरफ्तार न करा दें। तो मामलात बड़े ख़राब हैं। भारत का इमेज जो है वो बिल्कुल नीचे आ चुका है क्रिकेट के मामले में। क्रिकेट में सियासत को लेकर आए, अपने मैचेस भी उन्होंने ऐसे ग्राउंड्स पर रखे हैं। पाकिस्तान का जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद का मैच है उसके हवाले से पहले कोई ईमेल आई, सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या होगा? मैं समझ रहा हूँ ये वर्ल्ड कप बिल्कुल किरकिरा बेमजा है। इंग्लैंड में होता है, क्राउड ही क्राउड होता है। मसाइल तो कैसे कराएगा फिर ये वर्ल्ड कप तो एक बड़ी फैंटेसी है और वैसे भी सियासत से और इन बद इंतजामी जो मामलात हैं इससे तो क्रिकेट को वैसे ही दूर होना चाहिए। आपको पता है क्रिकेट से तो बड़े लोग प्यार करते हैं लेकिन ये जो सारे मामलात अब भारत कर रहा है तो क्या ऐसे होगा वर्ल्ड कप मिर्जा साहब? बिल्कुल बिल्कुल दुआ। भारत जो है वहां पर कहते हैं कि क्रिकेट हमारा रिलीजन है। अब आप देखेंगे वर्ल्ड कप बहुत तवील तरीन वर्ल्ड कप है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 45 दिन तक ये वर्ल्ड कप होगा। 48 मैचेस हैं, 10 शहरों में मैचेस हैं। तो अभी तो आज 5वां दिन है, अभी से इतने तनाज़ात सामने आ गए तो 43 दिन बाद क्या होगा? ये एक लम्हा फिक्रिया है और इस पर सोचना पड़ेगा ICC को। सब क्या होगा 43 दिन बाद? और आपको लगता है कि ICC की जो बात करें इंटरनेशनल है या इंडियन काउंसिल है, सोचेगा इस पर? सबसे पहले तो आपने जो मासूम सा सवाल पूछा था ना बेग साहब से जी। कि भारत को कौन पूछेगा, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ही पूछेगा और तो किसी में इतनी जरूरत है नहीं कि वो पूछ सके। असल इशू क्या है दुआ, जो मुझे समझ आ रही है इसमें, जस्ट एरोगेंस कि वो देखें जी हम क्रिकेट की माइट हैं, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, 5वीं बड़ी मईशत है, तो हम जेशा को भी लगा देंगे तो क्या इशू है? जो आपको मिर्जा साहब बता रहे हैं ना कि वो इतने अच्छे तरीके से वहाँ टूर्नामेंट्स क्यों हुए, उसकी वजह ये थी कि वो गवर्नमेंट्स वो समझती थी कि चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। अब मसला वही है कि जी IPL चूँकि हमारा दुनिया का इतना बड़ा ब्रांड है कि जिस क्रिकेटर को हम कहते हैं उसमें आ जाता है। बहुत से क्रिकेटर वो इंडिया के खिलाफ मैच जीत के खुशी का पूरा इजहार नहीं कर रहे होते कि कहीं IPL पे पाबंदी ना लग जाए, पैसा इतना है। तो उसी चक्कर में ये समझ लिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, वैसे तो ICC भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, कि जी हमारे लिए तो इशू कोई नहीं है ना, हम जिस तरह से चाहेंगे आराम से चीज़ें कर लेंगे।
लेकिन जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, जिस पे एक दौर में अमेरिका में और यूरोप में मुकदमे हों, जिसके अमेरिका जाने पे पाबंदी हो, जब उसके मुल्क में होगा वर्ल्ड कप होगा तो इससे मुख्तलिफ नताइज मैं नहीं देखता। तो सर फिर इसी तरह से शर्मिंदगी की बात है इंडिया के लिए? नहीं, उनके लिए शर्मिंदगी उसके लिए होती है जो महसूस करे शर्म। जो लोग बेशर्म हो जाते हैं ना, शर्म महसूस नहीं करते, उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। वो इसके बावजूद आराम से चिल कर रहे होंगे कि कोई नहीं यार, ये छोटी मोटी इश्यूज हैं, चलते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन सर ये तो उनके लिए है ना कि इंडियन अगर टीम खेल रही है तो सिर्फ क्राउड भी वही है मखसूस सा, तो ये तो एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अब सिर्फ ये तो नहीं कि आप अपनी क्रिकेट देखें, आप अपने मुखालिफ की भी तो क्रिकेट देखनी चाहिए आपको। नहीं, क्राउड का तो वो तो बड़ी बढ़के मार रहे थे कि जी हमारे टिकट सारे बिक चुके हुए हैं। वो तो जब मतलब ओपनिंग सेरेमनी उनको क्यों नहीं की उन्होंने जी। उसके बाद समझ आई कि भाई टिकट तो बिका कोई नहीं। वो इसी कॉन्फिडेंस में से ना कि चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ, इश्यू मेन इंडिया का एरोगेंस है कि वो समझते हैं कि जी हम इतनी बड़ी माइट है तो हमारे लिए इशू ही कोई नहीं, हम जो भी करेंगे वो ठीक हो जाएगा। मिर्जा साहब, ये इशू नहीं है जिससे बहुत सारे इश्यूज जन्म ले रहे हैं। अब जैसे इंग्लिश कप्तान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो आपको लगता है कि दीगर मुमालिक मिलकर, दीगर मुमालिक की टीमें मिलकर भारत के खिलाफ कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगी कि वाकई उसको एहसास हो कि भाई इतना बड़ा इवेंट है और उसको वो ख़राब कर रहा है? ऐसा नहीं होगा, इन तिलों में तेल नहीं है, पैसा सबसे बड़ी चीज है। आप देखें इस मर्तबा जो वर्ल्ड कप की फाते टीम को 1 अरब 46 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की रकम मिलेगी और रनर्स अप टीम को 55 करोड़ रुपए। तो पैसे के चक्कर में, आईपीएल के चक्कर में, अब आप देखें भारत तो आईपीएल 2 मरतबा कराने के चक्कर में है कि साल में 2 मरतबा हो, और जब आईपीएल होती तो दुनिया के दीगर ममालिक की सीरीज नहीं होती। तो इसका मतलब है डोमिनेंस तो है। मैंने क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में कवर किया, साउथ अफ्रीका में कवर किया, वेस्ट इंडीज में कवर किया, वहां पर तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद आती है दुआ, और यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि वर्ल्ड कप हो रहा है। और एक आदमी जो शिकागो से आया वो पाकिस्तान के सब झंडे के रंग की शर्ट पहने हुए जो है वो झंडा लहराता हुआ नजर आता है। इन्होंने वीजे इशू नहीं किए, 250 के करीब इन्होंने तमाशाइयों को वीजे इशू करने थे, इन्होंने सहाफियों को वीजे इशू नहीं किए। सुनने में आया कि ज़का अशरफ साहब ने आज सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात की है, लेकिन कब मुलाकात की? जब पानी सर से गुजर गया है। तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहिए कि फिर इंडिया में कोई किसी किस्म का कोई भी मैच होने नहीं चाहिए। वर्ल्ड कप क्या, ये तो एक बड़ा इवेंट है। देखिए पाकिस्तान को स्टैंड लेने चाहिए दुआ, और बात बिल्कुल सही है कि एक मैच जो भारत के खिलाफ हो रहा है, पाकिस्तान कहे कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, बाकी मैचेस खेलेंगे। उस सूरत में क्या होगा? ब्रॉडकास्टर्स का दबाव होगा। पाकिस्तान इंडिया के मैच की एक अपनी मार्केट वैल्यू है, लेकिन पाकिस्तान में कौन है जो आंखों में आंखें डालकर बात करे आईसीसी से? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे यहाँ सर क्यों नहीं कर सकते? वो अपना घर बना रहा है, इंडिया आईसीसी को कहता है मेरा घर है, तो पाकिस्तान एटलीस्ट जेन्युइन इश्यूज तो रेज कर सकता है। इन तिलों में तेल नहीं है, आप बिला वजह उठाने की कोशिश कर रही हैं। सर जज्बात जुड़े होते हैं ना क्रिकेट के साथ, तो ये जी मिर्जा साहब पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? मैं पाकिस्तान देखें ना, आप हमारा एडहॉकिज्म पे 22 दिसंबर 2022 से हम चल रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई है नहीं, हमारा कोई क्रिकेट बोर्ड परमानेंट चेयरमैन नहीं है, क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी है। पाकिस्तान की टीम की एक अपनी वैल्यू है, पाकिस्तान नंबर 1 टीम भी रहा है, अब नंबर 2, 3, लेकिन इसके बावजूद कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं समझ रहा हूँ वीक मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है मिर्जा साहब, आप समझते हैं क्यों आवाज नहीं उठा रहा है? एक वीक मैनेजमेंट है, इन तिलों में तेल नहीं है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब आपके वक्त के लिए, अयाज खान साहब आपके वक्त के लिए। लेकिन जाते जाते ये हम जरूर कहेंगे कि इंडिया को होश के नाखून लेना चाहिए, हर जगह पर तो वो दहशतगर्दी ना करे, कम से कम क्रिकेट को उसको छोड़ देना चाहिए। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।